नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में दिखाई सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया उद्घाटन। कहा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ भारत की बड़ी छलांग। 28 अगस्त की शाम को जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के प्रधानमंत्री के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। चीन के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती है ये उपलब्धि। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने में जुटा चुनाव आयोग। एसआईआर पर देश भर की जनता से पूछे 5 सवाल। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के कार्य में नागरिकों के सहयोग का आह्वान। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश ने मचाई तबाही। राजस्थान, पंजाब और बिहार में भारी बारिश का कहर। ज्यादातर नदियां उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बीईवी ई विटारा का उद्घाटन किया और झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुजुकी की प्रदर्शनी का भी विस्तृत जायजा लिया। भारत में निर्मित इन बीईवी का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन किया। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भारत और जापान के बीच मित्रता को एक नया और मजबूत आयाम प्रदान कर रही है। यह वैश्विक कंपनियों के भारत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही ई विटारा के निर्यात की शुरुआत से मेक इन इंडिया मिशन को और अधिक बल मिल रहा है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी
उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में 2 देशों का दौरा करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री पहले जापान और फिर चीन का दौरा करेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 29 और 30 अगस्त को वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे। साथ ही एससीओ से इतर प्रधानमंत्री कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। गौरतलब है कि एससीओ में भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। भारत 2017 से सदस्य है और इससे पहले 2005 से पर्यवेक्षक था। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China, for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The SCO comprises 10 members. In addition to India, they include Belarus, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. There are a number of dialogue partners and observers also. India has been a member of the SCO since 2017, and earlier it was an observer since 2005. During the period of its membership, India has held the chair of the SCO Council of Heads of Government in 2020 and of the SCO Council of Heads of State during 2022-2023. यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित कार्यक्रम रण संवाद को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शांतिवादी नहीं हो सकते।
ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति के बिना शांति काल्पनिक बात लगती है। India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शस्त्र और शास्त्र की बात एक साथ की है। जीत के लिए सैन्य रणनीति और योद्धाओं का साथ आना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। भारत गौतम बुद्ध, महावीर जैन और महात्मा गांधी की धरती है। We have always spoken about Shastra and Shastra in the same breath. They're never inseparable. They were actually the two blades of the same sword. Students in ancient times went to Gurukuls, a precursor to maybe modern-day Sainik schools, and they were exposed to combat skills as well as strategy and statecraft. Ran Samvad, in a way, is a continuation of that particular tradition, that a professional soldier must also be a scholar warrior. We know that combination of military strategy and warrior is essential to win, and the foremost and the best example of this is Mahabharata actually and Gita. We all are all aware that Arjuna was the greatest warrior of all times actually. His battle skills were unmatched and legendary. Yet he needed a Krishna to guide him towards victory. Krishna, he was the embodiment of worldly knowledge and wisdom. He is a master of statecraft and strategy, and both of them combined together, that's what actually Mahabharata was won. Similarly, we had Chandragupta, who needed the wisdom of Chanakya, and in western side, if you look, even Alexander needed the wisdom of Aristotle. India has been a land of Gautam Buddha, Mahavir Jain, and Mahatma Gandhi, all champions of non-violence. उन्होंने कहा कि रण संवाद का उद्देश्य भविष्य के लिए रणनीति पर विचार विमर्श करना है, जिससे अनुभव और तकनीक के बेहतर सामंजस्य से भविष्य की रणनीति तय की जा सके। The idea of Ran Samvad is to create space for actual practitioners, the young and the middle-level officers, and encourage them. Ran Samvad, we expect ideas flowing irrespective of age, service, or experience. Let's discuss this important subject more freely. Run means actually war, and Samvad is something to do with dialogue. The seminar combines dialogue and conversations with war and war fighting. हिंद महासागर में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित बेस में आज 2 अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। उदयगिरी और हिमगिरी भारतीय नौसेना की नवीनतम अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A से आते हैं और इनका जलावतरण ऐसा पहला अवसर है जब 2 अलग-अलग शिपयार्ड में निर्मित 2 अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ जलावतरण समारोह में शामिल किया गया। 2 अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाने से समुद्र में भारत की ताकत को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस मौके पर इंडियन नेवी का आभार जताया और सभी देशवासियों को बधाई दी। आज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग के इस हिस्टोरिक मोमेंट पर आप सबके बीच उपस्थित होना मुझे बेहद अच्छा लगा है। मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं के शराब का सेवन को लेकर दिए गए बेतुके बयान पर भाजपा हमलावर है। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। इससे पूर्व भी कांग्रेस के अनेक नेता महिलाओं के विरुद्ध अत्यंत अशोभनीय टिप्पणियां कर चुके हैं। चाहे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का एक अत्यंत अशोभनीय बयान हो महिलाओं के बारे में, जिसे उद्धृत करना उचित नहीं है, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान हो, चाहे अभी राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी का वो बयान कि राजस्थान में रेप अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि वह मर्दों वाला प्रदेश है। यह वह पार्टी है जिसकी सरकार ने महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए सेना का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो महिलाओं की शक्ति, स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने के बाद उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। तो एक तरफ महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण प्रक्रिया को लेकर इंडी गठबंधन द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जाने के बीच चुनाव आयोग ने अब सीधे देश के नागरिकों से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने देश से 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए या नहीं। तीसरा सवाल है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या इससे अधिक जगहों पर हैं, क्या उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं। चौथा सवाल है कि जो किसी दूसरे स्थान में जाकर के बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए या नहीं। और पांचवा और अंतिम सवाल है कि जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर समय समय पर एक शुद्धिकरण के नाते क्या जो मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण सही है या नहीं। तो ये तमाम सारे सवाल चुनाव आयोग ने पूछे हैं और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आपको बता दें कि अगर चुनाव आयोग ये तमाम सारे प्रयास करता है तो इसमें गलत कहां है। तो सीधे तौर पर भारत एक चूंकि लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में देश के नागरिकों की क्या सोच है, इस पर चुनाव आयोग ने सवाल पूछे हैं। और अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट में भारत के दुनिया के सबसे पसंदीदा उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट भारत के बढ़ते ऋण से जीडीपी अनुपात और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी पर प्रकाश डालती है, जो एक मजबूत और अधिक संतुलित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। उन्होंने साथ ही लिखा, यह आशाजनक रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधारों और एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के उनके दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट नहीं डालने दिया था। जो दो लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है, इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार में चल रहे मतदाता अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, लेकिन वो झूठ को सच नहीं बना सकते हैं। राहुल गांधी केवल झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। झूठ को सच नहीं बना सकते। राहुल गांधी वोट चोरी एक थेथोलॉजी है, थेथोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। आज तारीख हो गया 26 तारीख, आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए। इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। और आइए बात करते हैं बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के मनीष झा, मुकुल कुमार और नजरुल आलम को अब घर के पास ही काम मिल गया है। घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दुगुनी हो गई है। रिवर्स माइग्रेशन, जिसे रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है, यह उस धारणा को संदर्भित करता है जिसमें प्रवासी एक निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। बिहार में तेज गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस सब को खासा प्रचलित कर दिया है। आइए हम फिर दिखाते हैं आपको एक नई कहानी जिसमें रिवर्स माइग्रेट किस तरीके से यहाँ आकर के अपने ही राज्य में काम करके खुश है। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहां से दूसरे राज्यों की ओर पलायन होता था। बिहार में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कौशल वाले हजारों कामगार अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जहां इन्हें पहले से ज्यादा सहूलियत और वेतन दोनों मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट एंड फिनांस मैनेजर मनीष झा बताते हैं। मैं इससे पहले जमशेदपुर में हिंदुस्तान मीडिया में काम कर रहा था। अभी यहाँ पे बिहार में ये जब से इंडस्ट्री आई है, हम लोग को अच्छा मौका मिला है जो घर के पास आकर के यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं और अच्छा ढंग से काम भी कर रहे हैं और सब सुविधा भी मिल रही है। परिवार में साल में एक बार जाना होता था, थोड़ा टाइम लगते थे, छुट्टी का दिक्कत ये हो सब। यहाँ पे पास में घर है तो फैमिली के साथ रह रहे हैं। दक्षिण में बेंगलुरु और फिर उत्तर में देहरादून में काम करके बिहार वापस लौटे मुकुल कुमार की माने तो यहाँ जब देखे कि यहाँ कंपनी चालू हो गया है तो अपना इस जगह पर आकर काम कर रहे हैं। साफ सुथरा नजर पड़ रहा तो वहाँ पैसे के कारण से पैसा बचता नहीं था, इसी कारण यहाँ के अब काम कर रहे हैं। बिहार में काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छा लग रहा तो इसी कारण से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ फैमिली है। नजरुल आलम मानते हैं कि बिहार में अब सब अच्छा हो रहा है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी और भी कंपनियां खुलें जैसी कंपनी में उन्हें काम मिल गया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं जो श्री नीतीश कुमार जी से और ऐसा एक आध कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरह कभी दूसरे राज्यों में कष्ट झेलकर रोजी रोटी कमाने वाले हमारे बिहारी भाई अपने घर में ही रोजगार मिलने पर कितने संतुष्ट हैं। रिवर्स माइग्रेट कामगारों की नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।